नमस्कार। हमारे आसपास कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, 21 जून दुनिया भर में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग जो हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। प्राचीन ऋषियों मुनियों ने जो राह हमें दिखाई, आज उस रास्ते पर सारी दुनिया चल रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी जो पहचान है वो कितनी समृद्ध है और उसका कितना महत्व है, खासकर आज के संदर्भों में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के रूप में मनाया जाना ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध है। आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राणायाम से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर हिमांशु शर्मा आज हमारे कार्यक्रम में अतिथि हैं। आप प्राचार्य हैं संत हृदयराम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में जो स्थित है। डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार शर्मा जी, जब हम योग की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, तो हमें बताइए कि ये योग क्या है, ये किस तरह से हमारे लिए जरूरी है। योग जो है, उत्पत्ति जो हुई है वो युज से हुई है। युज मतलब जोड़ना। ये मनुष्य को मनुष्य से भी जोड़ता है, ये मनुष्य को आध्यात्म से भी जोड़ता है, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये मनुष्य को स्वास्थ्य से जोड़ रहा है। क्योंकि आज की डेट में योग जो है वो उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है कि स्वास्थ्य वर्धक है और मानसिक रोगों से मुक्त करता है। क्योंकि आज की डेट में जो रोग की उत्पत्ति बताई गई है वो मन में होने वाले जो विकार हैं उनसे शारीरिक उत्पत्तियां होती है। मानसिक रोग जो है वो धीरे धीरे करके शरीर में दिखाई देता है और मनुष्य बीमार पड़ता है। तो योग जो है आज की डेट में स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जा चुका है। तो योग हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले योग के महत्व को समझा था, दुनिया के सामने उन्होंने रखा था। आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी जो ये विरासत है, हमारी जो ये गौरवशाली हमारी जो संस्कृति है, वो कितना प्रासंगिक थी तब और आज, समय के साथ उसकी उपयोगिता क्यों इतनी बढ़ी? योग जो है कंप्लीटली आज की डेट में मैं कहूंगा वैज्ञानिक है। अगर हम उसे जिस भी परिप्रेक्ष्य में जोड़ लें, अगर वो आदमी को आध्यात्म से जोड़ता है तो परमात्मा की ओर ले जाता है। अगर उसे करियर की तरफ जोड़ लें तो आज की डेट में जो है बहुत सारे करियर निकल चुके हैं। स्वास्थ्य की तरफ जोड़ता है, स्वास्थ्य लाभ करवाता है। जो योग था वो उस समय जो ऋषि मुनियों ने आकलन किया था वो ये था कि ये हर जगह आपको फायदा पहुंचाएगा। इसको अगर जीवन में उतारेंगे, इसके सिद्धांत अगर जीवन में उतारेंगे, आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को सभी तरीके से काबू में रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ये एक तरह से मैं कहूंगा कि जीवन शैली है। और एक जो कंसेप्ट था कि वसुधैव कुटुंबकम का, कि संसार जो है एक परिवार है, तो परिवार में जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, मतभेद होते हैं, जिसके कारण लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन वो कुछ भी आप अपने मन के अंदर ना रखें। क्योंकि जितनी भी विकृति आती है वो मन के द्वारा आती है और बाद में फिर वो शरीर में दिखती है। तो मन से सारी समस्याओं को दूर रखें और उसके लिए योग करें और स्थिर रखें। मन के अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आए, कभी किसी के लिए नेगेटिव विचार ही ना आए। और आज की डेट में सभी देश हाथ मिला करके पृथ्वी को एक अच्छा उज्जवल भविष्य दे सके, एक उज्जवल भविष्य हम सौंप सकें आने वाली पीढ़ी को, ये एक मुख्य उद्देश्य है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राणायाम या जो इससे जुड़ी हुई बातों को तब उस जमाने में इसको एक तरह से खोजा, इसका अनुसरण किया, आज उसकी प्रासंगिकता और ज्यादा हम महसूस कर रहे हैं और शायद इसीलिए भले वो तात्कालिक आवश्यकता के कारण उसे हम स्वीकार कर रहे हों। दरअसल ये हम जानना चाह रहे थे कि ये जो पद्धतियां हैं, इसको उस समय और आज के संदर्भ में इनकी उपयोगिता तब भी उसी तरह से थी, आज भी उसी तरह से है। बीच का जो समय है, हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से हम ये कह लें कि वो ऐसा समय था जबकि हम इसके महत्व को उतना नहीं जान सके या दुनिया के सामने नहीं ला सके। कितना आगे थे हमारे ऋषि मुनि, कितना आगे सोचा था उन्होंने कि आज इतने वर्षों, हजारों वर्षों बाद भी उनकी इस पद्धति को दुनिया स्वीकार कर रही है। देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे बहुत आगे की सोच के गए हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि बीमारी का निवारण करने के लिए उन्होंने योग का निर्माण नहीं किया था। उन्होंने कहा था स्वस्थ और सुखी रहने के लिए। जो बीच में मेडिकल साइंस आई वो कहती है कि बीमारियों का निवारण किस तरह से हो सकेगा और उसके बाद स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि बीमारियों की बात ही नहीं करते थे, वो कहते थे कि कैसे स्वस्थ रहें और कैसे खुश रहें। क्योंकि वो उस अप्रोच को खाली फिजिकल बॉडी को लेके नहीं चलते थे, वो मन को, शरीर को और आनंदमय जो अनुभूति होती है परमात्मा को पाने की, उसके लिए बात करते थे वो। तो हम कहेंगे कि आज भी उसी जगह पे आ रहा है मेडिकल साइंस धीरे से घूम करके। उसने बीच में उस चीज को नकारा हो, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली उस जगह पे आ रहा है। और योग को जो वो कहते हैं कि हर एक पद्धति का, मतलब कि चिकित्सा
पद्धति जो आज की डेट में है, सभी के साथ योग को जोड़ा जा सकता है। योग को आप परिभाषित किस तरह से करेंगे? योग एक ऐसी पद्धति है जो कि मनुष्य के पांचों लेवल, अन्नमय लेवल जो कि शरीर है, प्राणमय लेवल जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, मनोमय लेवल जो हमारा मन है, उसके थॉट्स हैं, उसके बाद विज्ञानमय नॉलेज के लिए, उसके बाद जो परिपूर्ण जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आता है, आनंदमय कोश, उसके ऊपर, इन पांचों लेवल के ऊपर जो है हमारा जो योग है वो काम करता है और पांचों लेवल पे एक साथ काम करता है। तो योग जो है जोड़ने का काम करता है, आप जिस चीज से भी जोड़ लीजिए, जोड़ने का काम करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, योग और प्राणायाम, इनमें क्या फर्क है, क्या अंतर है, बुनियादी अंतर क्या है? देखिए, योग को आज की डेट में आसन के तौर पे लिया जाता है, जबकि योग जो है पूरे, अगर अष्टांग योग के हिसाब से कहेंगे तो 8 जो है आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और उसके बाद समाधि। लेकिन आज की डेट में योग की अगर परिभाषा कही जाए आम आदमी के लिए तो वो सिर्फ आसन और प्राणायाम है। उसमें कुछ शुद्धि क्रिया भी आ चुकी है, जैसे कि जल नीति, सूत्र नीति। योग जो है वो हर एक लेवल पे सफाई, शरीर की सफाई करने के बाद शुद्धि क्रिया से, उसके बाद आप आसन करें, फिर प्राणायाम करें, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर आप जो है समाधि की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि योग थोड़ा सा स्थूल हो सकता है, प्राणायाम और आंतरिक शुद्धिकरण का एक मार्ग है, तरीका है, एक रास्ता है। अच्छा, योग आज के समय में बहुत लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि स्वास्थ्य एक बुनियादी वजह है, स्वास्थ्य के प्रति लोगों की चिंता बढ़ी है आज के संदर्भ में, और लोग ये मानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए योग एक बुनियादी आवश्यकता है, प्राणायाम बुनियादी आवश्यकता है। योग करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से जैसे आसन है, कहाँ पर किसके लिए उपयोगी हैं, इस बात का कितना महत्व है? योग जो है हमेशा मैं कहूंगा कि किसी भी एक टीचर के गाइडेंस में करें, क्योंकि जब तक आप अपना लेवल जानते नहीं, जैसे हम स्कूल में कहते हैं कि एडमिशन लेते समय बच्चे को नर्सरी से लेकर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आगे क्लासेस, अन्यथा दूसरे क्लासेस में डालते हैं, वैसे ही योग के साथ है। जब तक अगर आप योग के बारे में जानते नहीं है तो बिगिनर लेवल पे रहें, उसके बाद टीचर आपको धीरे धीरे गाइड करेगा। और जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं कहूंगा कि आजकल कुछ लोग हैं टीवी के ऊपर आसन करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स जो हैं वो उन सावधानियों का ध्यान रखें, जैसे कि कम से कम 3 घंटे तक पेट खाली होना चाहिए, आपका पेट साफ होना चाहिए, पेशाब और मल जो है निष्कासन कर चुके हो। साथ ही साथ जहां पे करें योग वो जगह साफ सुथरी, प्रदूषित ना हो, धूल मिट्टी ना हो, तो वो आपको खास बातों का ध्यान रखें। शरीर के अलग अलग अंगों के लिए या अलग अलग विकारों के लिए अलग अलग प्रकार के प्राणायाम, अलग अलग प्रकार के आसन बताए गए हैं। इस बात का कितना महत्व है, हमें किन किन आसनों का चयन करना चाहिए अपनी जरूरतों के मुताबिक, इस बात का कैसे हम निर्धारण करें? जो टीचर होगा जिससे आप योग सीखें वो क्वालिफाइड टीचर रहे। अगर आप इसके लिए चाहें तो डॉक्टर जो नेचुरोपैथी और योगा के डॉक्टर हैं उनसे भी परामर्श कर सकते हैं, क्योंकि वही आदमी आपकी समस्याओं को ध्यान में रख के आपका एक प्रोटोकॉल प्रोग्राम बनाएगा, और वो प्रोग्राम जो है आपकी उन बीमारियों को ध्यान में रखने के बाद ही बनाया जाएगा, और वो साइंटिफिकली, मतलब जो आज की डेट में बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो मॉडर्न मेडिसिन की है, उसके ऊपर रिसर्च हुई है और रिसर्च में वो फायदा पाया गया है। इसीलिए वो प्रोग्राम में वो आसन आप यूज करें, वही प्राणायाम का चयन करें। यानी जो विशेषज्ञों के द्वारा बताया जाए और जो हमें आवश्यकता है उसी को हमें अनुसरण करना चाहिए। अच्छा, यदि हम बिना किसी विशेषज्ञ के मदद से या पर्याप्त ज्ञान के बिना यदि हम योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? पहली बात मैं कहूंगा कि जब कोई आसन का चयन, अगर आप बीमार नहीं हैं, स्वस्थ हैं, आप कोई समस्या नहीं है, तो आप जो है नियमित बिगिनर लेवल से शुरुआत करके धीरे धीरे इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल पे जा सकते हैं आसन के। दूसरी बात ये आती है कि किन आसनों का चयन करें, तो मैं कहूंगा कि वो जो लेवल है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, उम्र, देखा होगा आपने बचपन में बच्चों के अंदर शरीर में जो है लचीलापन रहता है, तो वो एक्टिव रहते हैं और लचीलापन रहता है, जिसके कारण हर एक तरह का पोस्चर आराम से लगा पाते हैं। तो उसके हिसाब से भी जो आज की योग जो हुआ है डेवलप, उन्होंने कहा है कि चिल्ड्रन, योगा फॉर चिल्ड्रन, महिलाओं के लिए योगा फॉर वुमेन, स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, योगा फॉर सीनियर एल्डरली, क्योंकि जब जैसे जैसे आदमी वृद्ध होता जाता है तो उसके अंदर लचीलापन कम हो जाता है, जिसके कारण उसके लिए स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस तक करे गए हैं। तो उस प्रोटोकॉल में, जिस ग्रुप में, एज ग्रुप में आप आते हैं, उसके अनुसार आप जो है आसन करें। एक प्रश्न और हमारे मन में है कि क्या योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा जो शारीरिक मानसिक हमारे रोग हैं, जो विकार हैं, उनका उपचार किया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि योग हमेशा कहता है कि योग 5 लेवल, जैसे मैंने पहले बताया कि 5 लेवल पे काम करता है। तो ज्यादातर रोगों की उत्पत्ति जो होती है वो मानसिक विकार के कारण, मतलब नेगेटिव थॉट्स, उसके कारण होता है। अब जैसे जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, और आपका ब्रीदिंग पैटर्न, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहूंगा कि अगर आपको गुस्सा आया, किसी के प्रति द्वेष हुआ, तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो प्राणमय लेवल पे भी इफेक्ट आ गया उसका, और धीरे धीरे अगर वो लंबे समय तक रहा तो आपके हाथ या पैर, इन सब चीजों के ऊपर, बोलने के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर उसका प्रभाव आता है। तो हम कहेंगे कि रोग
जो है, जड़ जो है, वो हमेशा मन रहता है। लेकिन जब योग काम करता है तो शारीरिक लेवल पे तो काम करता ही है, लेकिन ये मानसिक शांति भी देता है। तो उस लेवल पे काम करके ये मतलब रूट लेवल पे भी काम कर रहा है और फिजिकल लेवल पे भी काम कर रहा है। तो दोनों में ये फायदा पहुंचाता है। आज जैसे हम देखते हैं कि आज के समय में बड़ी भाग दौड़ है, व्यस्तता है जिंदगी में, लोगों के पास वक्त नहीं है, तरह तरह की हमारी जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इसी तरह के जो अन्य विकार हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। योग प्राणायाम को अपनाकर ये जो स्थितियां हैं उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जिस युग में हम रह रहे हैं तनावग्रस्त, हर एक मनुष्य तनावग्रस्त है, इवन बच्चे भी तनावग्रस्त हैं। अब तनाव से आप छुटकारा तो नहीं पा सकते, लेकिन तनाव को आप उससे बराबर सामंजस्य बैठा सकते हैं कि आपका शरीर जो है उसके ऊपर कोई प्रभाव ना आए तनाव का। तो योग एक ऐसी आपका जो हथियार है जो आपको उस तनाव का जो दुष्परिणाम जो है आपके शरीर पे नहीं आने देता है। तो मैं कहूंगा कि योग करने से चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो तनाव जो उसको फेस कर रहा है उसको पॉजिटिव में लेकर के अपने स्वस्थ रह सकता है और अपने करियर या अपने कहते हैं जिंदगी के जो नियमित गोल हैं उनको पा सकता है। तो एक माध्यम बन सकता है योग, एक रास्ता हमें दिखा सकता है। क्या योग और प्राणायाम के माध्यम से एक हम सुखद भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? यदि हम इसे अपना लें अपने जीवन में तो कितना हम आश्वस्त हो सकते हैं एक सुनहरे भविष्य के लिए? देखिए, मैं कहूंगा योग के जो पहले अष्टांग योग के पहले जो यम और नियम है, अगर मनुष्य उसी को पूर्ण कर ले तो मैं कहूंगा कि संतुष्ट और सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। जिसमें उसमें कहा है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, तो ईश्वर, प्राणिधान, इन सब के बारे में बताया गया है कि ईश्वर की आराधना करें और अहिंसा का पालन करें और जो है यम नियम का शौच, संतोष, तप, तो आप उसके द्वारा सब सुखी रह सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि जो भी लेवल हैं उनके ऊपर योग काम करता है और अगर मनुष्य से पूर्णतः अपने जिंदगी में उतारता है तो जो उसका जो मेन उद्देश्य है मनुष्य जन्म लेने का, उसमें ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होगा और मनुष्य जन्म जो लेने का है उसमें वो अपने परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि योग जो है उसे एक मार्ग दिखाता है संतुष्ट रहने का, जिस भी परिस्थिति में वो रह रहा है खुश रहे, दुखी ना हो और कष्टों का सामना करते हुए निरंतर प्रयास करता रहे। जो कर्म योग है वो यही कहता है कि कोई भी परिस्थिति हो कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो योग वो भी यही कहता है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो और संतोष रखो। जो आजकल के डेट में ज्यादातर संतोष मनुष्य खो रहा है, ओवर एंथुसियास्टिक हो रहा है कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी पा लूं। तो योग आपको एक संतोष का जीवन जीने का शैली देता है। कई बार ये भ्रांति होती है लोगों में कि योग प्राणायाम ये किसी धर्म विशेष से संबंधित है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये कितना वैज्ञानिक है और कितना आध्यात्मिक है? ये पूर्णतः वैज्ञानिक है और मैं कहूंगा कि किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया, क्योंकि ये एक तरह से हम कहेंगे भारतीय संस्कृति के उसमें जीने की जीवन शैली है। बहुत 6 फिलॉसफीज हैं, तो उसमें से एक इंडियन फिलॉसफी है जिसमें योग जो है आया है, योग फिलॉसफी, और दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ा गया है। तो विभिन्न ग्रंथों में इसका मेंशन है, इसलिए जो है इसको धर्म के साथ कुछ लोग जोड़ लेते हैं, बाकी इसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं कहूंगा कि समझदार वही आदमी है जो धर्म के साथ न जाके लाभ उठाए, क्योंकि हर जगह जहां लाभ मिलता है, चाहे स्वास्थ्य लाभ हो चाहे शारीरिक लाभ हो, आदमी को करना चाहिए। योग करने का, प्राणायाम करने का कोई एक समय है कि कभी भी हम कर सकते हैं? मैंने कहा जैसे कि 3 घंटे खाली रहना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए भी पेट आपका 3 घंटे कम से कम खाली रहना चाहिए। तो आप या तो सुबह, प्रेफरेबली सुबह हम इसलिए बोलते हैं कि आप उगते हुए सूरज के सामने करेंगे तो सूर्य की किरणें उस समय जो है अच्छी रहती हैं, आपके शरीर के लिए, हड्डियों के लिए अच्छी रहती हैं और उसी समय प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन रहती है। तो हम कहेंगे कि उस टाइम पे करें, अन्यथा शाम को। अच्छा, जैसे खान पान का और हमारी जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बातें हैं, इससे क्या संबंध है? योग के अनुसार जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए। अब सात्विक भोजन में योग कहता है कि सुमधुर, सुपाच्य, जो ज्यादा ना खट्टा हो, ना मसालेदार हो, ना ज्यादा तला हुआ हो, ना ज्यादा नमकीन हो। वो कहता है कि सिंपल भोजन रहे, तत्काल बनाया हुआ, ये नहीं कि सुबह बनाया तो शाम को खाया। आजकल के युग में ज्यादातर बीमारियां जो हैं भोजन के द्वारा आ रही हैं, क्योंकि आदमी सुबह बनाता है, शाम को खाता है या दोपहर को खाता है, तो उसके कारण मतलब ताजा भोजन हो, बिल्कुल ताजा भोजन बना हो, और उसको वो कहता है कि जमीन पे बैठ के खाएं। योग कहता है कि जितना आपके पेट में जगह होगी और उतना खाएं। और दूसरी चीज ये कहते हैं कि आधा जो पेट है वो खाली रखें और उसमें बाद में 1/4 के करीब जो है वो पानी लें और 1/4 खाली छोड़ दें उसे, जिससे कि आपका भोजन अच्छी तरह पच जाए। प्राकृतिक चिकित्सा की बात हम करें, बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा ये कितना वैज्ञानिक है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है? ऋषि मुनियों ने हमारे को, जैसे हमारे को कहा गया है कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ है।
तो ये पांचों तत्व जो हैं यही प्राकृतिक चिकित्सा के मूल जो है एलिमेंट्स हैं जिसके कारण आप ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हम कहें जल चिकित्सा, उसमें वाटर के पानी के बहुत प्रकार के ट्रीटमेंट्स हैं। उसके बाद आता है आकाश में हम फास्टिंग करवाते हैं, उपवास करवाते हैं। हर एक धर्म में उपवास का महत्व है। उपवास करने से आप क्यों करते हैं? रिलीजियस, परमेश्वर के जो है निकट पहुंच जाते हैं। अग्नि चिकित्सा, अग्नि में हम कहते हैं कि सूर्य जो है साक्षात देव माने गए हैं, तो सूर्य की जो किरणें हैं उसके द्वारा हमें भोजन भी प्राप्त होता है और हर तरह की एनर्जी मिलती है। तो जितने भी पंच महाभूत हैं, मिट्टी, पृथ्वी जो है हमारे को भोजन भी देती है, और मिट्टी चिकित्सा जो आती है, मिट्टी का लेप किया जाता है आंखों पे, पेट के ऊपर, वो हमारे शरीर की पाचन क्रिया बढ़ाने में फायदेमंद है। तो ये पंच महाभूत जो है इन्हीं का इस्तेमाल होता है प्राकृतिक चिकित्सा में, और एक कंप्लीटली ड्रगलेस, कोई मेडिसिन नहीं दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। तो जो गंभीर किस्म की बीमारियां हैं आज के संदर्भों में यदि हम देखें, तो क्या उनकी चिकित्सा भी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा की जा सकती है? देखिए, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये कहूंगा कि हर एक बीमारी की कुछ स्टेजेस बताई गई हैं। अब अगर शुरुआत में ही पता लग जाता है बीमारी के बारे में, तो आदमी उसके द्वारा उससे निजात पा सकता है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। लेकिन अगर वो बीमारी बहुत ज्यादा आगे प्रोग्रेस कर चुकी है, तो उसमें कुछ तो हद तक आप दूसरे सिस्टम जैसे हैं, एलोपैथी हुआ, होम्योपैथी हुआ, आयुर्वेद हुआ, यूनानी हुआ, इन सभी के साथ इसको दे सकते हैं, जिससे कि वो ज्यादा असरदार रहे तथा उसका कोई कंफ्लिक्ट नहीं है उस प्राकृतिक चिकित्सा का किसी और सिस्टम के साथ, तो वो फायदा ही पहुंचाता है, नुकसान नहीं। बाकी रही बात कि अगर एडवांस स्टेज में अगर आप खाली प्राकृतिक चिकित्सा चाह करके इलाज चाहें, तो मैं कहूंगा फायदा तो पहुंचाती है, लेकिन मेरा ये कहना गलत रहेगा कि हाँ बिल्कुल क्योर दे देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं, हमारे देश की पहल पर ये दुनिया भर ने इसको स्वीकार किया। ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है अपने देश के संदर्भों में? देखिए, विश्व का जो आज की डेट में माहौल है, वो उसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि सारा विश्व इसको, योग को अपनाए, वो सिर्फ इसलिए कि सभी देश एक साथ मिल करके शांति की ओर एवं उन्नति की ओर अग्रसर हो, और आने वाले समय में अपने जो पीढ़ी उसको जो है उज्जवल भविष्य दे। और सबसे ज्यादा जरूरी देश के लिए इसलिए है कि आज की डेट में सभी देशों ने इसे अपनाया, और धर्म के साथ ना जोड़ते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य की जो कीमत है, वो WHO के हिसाब से वो डेफिनेशन जो है हेल्थ की, कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल और इमोशनल सभी लेवल्स पे काम करे, तो योग ही उसको पूरा कर रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में हर एक आदमी स्वस्थ रहे, खुश रहे। कोई संदेश आपका हमारे श्रोताओं के लिए? करें योग, रहे निरोगी। करें योग, रहे निरोग। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और योग और प्राणायाम सिर्फ देखने सुनने की बातें नहीं है, बल्कि हमारे दिनचर्या की, हमारे जीवन की, हमारी जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा है, और इसे अपनाना चाहिए। आज दुनिया इसके पीछे चल रही है, हम भी इसको अपनाएं और स्वस्थ रहें, एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आप हमारे स्टूडियोज में आए, हमसे बातचीत की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।